ये क्लासेस तो पेडागॉजी के 20 क्वेश्चंस के आपके टेस्ट हैं और 28-29 को जो पेपर हुआ था ना, उससे इसका लेवल थोड़ा सा मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि उस दिन का जो सीडीपी है ना, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसमें 30 में से 30 ला सकते थे। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ऐसे ही आपके जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे मैं आपका टेस्ट लेती रहूँगी। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसको पूरा एनालाइज करने के बाद मैंने ये लिया है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपके अंदर सच में इतनी हिम्मत है कि आप 20 में से 20 लेकर आएँ, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे मेरे जो डेली टेस्ट होंगे ऑनलाइन एग्जाम पे आधारित वो आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करके जो घंटी है, पता नहीं कैसे घंटी है, उसको आप ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मेरी मिल जाए जो भी मैं वीडियो डालती हूँ। देखो, सबसे पहले वहाँ पर आपको ऑप्शंस का जो बदलाव हुआ है तो उसको ध्यान में रख के ही करना है। अब सीटेट ने इस बार नया चेंज किया है, तो कथन एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन बहुत आएंगे, जैसे कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी क्रम के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। क्या ये बात सही है कि एक बच्चा जो है, मान लो ये एक बच्चा है, दूसरा ये बच्चा, इसके विकास की जो प्रगति है ना, वो ये दोनों का एज भी मान लो दोनों 5-5 साल के हैं, तो इन दोनों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसकी तुलना, मतलब इन दोनों का कंपेयर कर दो एक दूसरे से, क्या इसको सटीकता से मापा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एज में है, उसी एज में आपका फ्रेंड भी है, तो दोनों का क्या डेवलपमेंट सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है, चाहे वो सेम एज के हों चाहे वो डिफरेंट एज के हों। तो सटीकता से मापा जा सकता है ना, ये चीज़ इसमें गलत लिखी हुई है, तो ये गलत हो गया। एंड दूसरा देखो, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। मतलब जो डेवलपमेंट है, उसका जो नेचर है ना, वो उसका गति, वो सभी बच्चों के लिए, ये यहाँ पर इसने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, जो कि गलत है। सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चों का जो सांस्कृतिक परिवेश है वो भी अलग होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों पॉइंट गलत लिखे हैं। ये क्वेश्चन ईजी है, तो हम इसमें किसके साथ जाएंगे? दोनों हमारा गलत है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। और ऑप्शंस का आपको ध्यान रखना है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शंस के बदलाव नहीं मिलेंगे, वहाँ ज़रूर मिलेंगे। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक बच्ची जो है ना, वो फुटबॉल खेलना सीखने से पहले, मतलब फुटबॉल है, ठीक है ना, इसको सीखने से पहले वो कूदना व छलांगे मारना सीखती है। तो ये किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है कि वो फुटबॉल खेलने से पहले वो कूद रही है, वो छलांगे मार रही है, ये सीख रही है? तो ये क्वेश्चन तो ईजी है, इसको बोलते हैं समीप दूराभिमुखी। मतलब आप जो है फुटबॉल से पहले क्या कर रहे हो, बच्चे क्या करते हैं, पहले कूदते हैं, छलांगे मारना सीखते हैं। और इसको इंग्लिश में मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाला बहुत से लोग इसको याद रखते हैं। देखो, सबसे इजी है, इसका है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि सिर से लेकर पैर मतलब पहले ऊपर होगा, टॉप टू बॉटम आपका डेवलपमेंट होता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल का केंद्र से बाहर, मतलब पहले आपके स्पाइनल कोड वगैरह, बाद में आप जो है अपने फिंगर्स का यूज करना जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको पता है। बाकी ये रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रेशन तो आपको पता है, ये पियाजे ने इसकी बात की है, रिवर्सिबिलिटी की भी बात की है। तो इसमें मेन फोकस यही था कि आप फुटबॉल से पहले हॉप एंड जंप जो है वो सीखते हैं। तो ये किस में होता है? तो ये होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल में। ओके, क्योंकि आपको पता है ना कि फुटबॉल को आपको पहले पैर से ऐसे मारना होगा, तो ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं, इसीलिए। चलो अगला क्वेश्चन ये देखिए। और हाँ, इस बार नहीं वाले क्वेश्चन ना सीटेट ने, मैंने जितने भी बच्चों से पूछा सब ये बता रहे हैं ना कि नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर भी मैंने नहीं वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें गलत करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमको पहला पॉजिटिव मिलता है, हम वही टिक कर देते हैं। देखो, पहला एकदम सही लिखा है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का के गुणनफल होता है। दूसरा लिखा है कि विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऑफकोर्स आप सकते हैं, कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास जो है ना वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये एकदम सही है। बट विकास की जो रेट है वो क्या एक समान होगी? क्या यूनिवर्सल होगा? क्या सभी के लिए समान होगा? मतलब कि आप जो है किसी दूसरे कल्चर से हैं और फॉरेन में कोई बच्चा है, वो उसका कल्चर दूसरा है, या फिर यहीं इंडिया की ही बात कर लें, उसका कल्चर दूसरा है, तो ये सबके लिए यूनिवर्सल तो नहीं हो सकता है ना डेवलपमेंट। क्योंकि क्या पता आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पर आपको सही एनवायरनमेंट मिला, तो आपका जो है डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हुआ। दूसरा बच्चा जो है बहुत रूरल, बहुत ही ऐसी जगह से आता है जहाँ पर उसको सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती है पढ़ने में, तो उसका उतना डेवलपमेंट फास्ट नहीं हो पाएगा। तो ये यूनिवर्सल वर्ड गलत है। मैं साथ में आपको इसलिए भी समझा देती हूँ क्योंकि पेडागॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करती है, और वो आपको कोई अपने से बड़ा या फिर कोई आपका साथी जो समझा सके आपको अच्छे से।
ये देखिए, एजर्शन रीजन, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। यस, आप जो है ना जहाँ पर भी रहते होंगे, आपके ऊपर ना मीडिया का, आपके दोस्त का ना इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देखते हो या फिर यूट्यूब में कुछ देखते हो, तो वहाँ पर अगर आपने देखा ना कि किसी का हेयर स्टाइल, कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, अगर किसी का हेयर स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, आप तुरंत उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको किसी का कपड़ा अच्छा लग रहा है, किसी का ड्रेसिंग सेंस, तो आप उसको सोचोगे ना कि आप उसी की सिमिलर में कुछ चीज़ें फाइंड करने लगते हैं। तो यही चीज़ है हमारे कल्चर में, हमारे व्यवहार में जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो हम अपने दोस्तों से, मीडिया, सोशल मीडिया तो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक उतना नहीं, बट आजकल इंस्टाग्राम पे आप रील्स वगैरह देखते हो, वहाँ पे आप डांस करने की, उनके जैसा कॉपी करने की भी हम कोशिश करते हैं। तो ये तो सही है। दूसरा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल साधनों के जरिए होता है। यस, देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल हो गया आपका ये जिसमें आप पूरा सूट बूट पहन के जाते हो, जैसे कि आपका स्कूल हो गया। इनफॉर्मल मैं आपको एक तरीके से समझा रही हूँ, इनफॉर्मल जहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, जैसे कि आप घर में रहते हो, क्या आप फॉर्मेलिटीज़ करते हो? नहीं, आप किसी भी तरीके से सीख लेते हैं, इसको बोलते हैं। तो हमारा जो सोशलाइजेशन है ना, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। मतलब आप घर से भी सीखते हो और आप स्कूल से भी सीखते हो। बट याद रखना, अगर पूछे कि सबसे मेन प्रोसेस क्या है सोशलाइजेशन का, तो वो होता है हमारा स्कूल। स्कूल किस में आता है? सेकेंडरी में। क्यों? क्योंकि स्कूल में सीखने का दायरा बढ़ गया ना। आप घर में अपने वही मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी से सीखोगे, बट स्कूल में देखो दायरा बढ़ गया है। कोई बच्चा आपका दोस्त है, उसके घर का जैसा बिहेवियर होगा। बहुत से बच्चे आपके दोस्त होते हैं, बहुत से टीचर्स होते हैं, इसीलिए स्कूल का दायरा बढ़ता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि समाजीकरण का मेन जो है वो प्रक्रिया कौन सी है, तो वो होती है औपचारिक, ठीक है, मतलब फॉर्मल। इसलिए इंग्लिश में आपको इसको याद रखना है। फॉर्मल इसलिए होता है ना क्योंकि उसमें आपका दायरा बढ़ रहा है सीखने का। जहाँ पर भी दायरा बढ़ता है ना, वो हमारा मेन प्रोसेस हो जाता है। तो हमारा सोशलाइजेशन होता तो है कि आपकी फैमिली, हम बोलते हैं ना कि फैमिली हमारी प्राथमिक है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा घर से सीखता है। बट सबसे मेन क्या है? वो है हमारा इनफॉर्मल, क्योंकि हम उसमें जो है बहुत से लोगों से सीखते हैं। समझ गए होंगे आप? तो दोनों की दोनों चीज़ें सही लिखी हैं, तो इसलिए हम पहले के साथ जाएंगे। अब ये देखते हैं। अब पियाजे से क्वेश्चन तो 100% आएगा ही। आपको बताना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मूर्त की बात हो रही है तो आप अमूर्त की बात तो करोगे ही नहीं, क्योंकि कॉन्क्रीट की बात हो रही है ना, तो आप एब्स्ट्रैक्ट पे तो जाएंगे नहीं कि आप अमूर्त संरचनाओं से सरोकार होने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए, नहीं होगा। ये देखिए, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। देखिए, मूर्त में क्या होता है? कॉन्क्रीट चीज़ें, मतलब आप जो है बच्चों को सामने रख के कोई चीज़ समझा रहे हो, कोई वस्तु है, कोई भी विचार हो, उसको आप जटिल से उसको वर्गीकृत करने के, मतलब उसको वर्गीकृत कर दीजिए ना, क्लासीफाई करके बच्चों को खुद करने के मौके दीजिए, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया। बाकी के ऑप्शन देख लो। उच्च स्तरीय आपका पता है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऐसी समस्या देने जाइए जो वैज्ञानिक समझ की, ये वैज्ञानिक जो है ना, एक छोटे से बच्चे के लिए आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे ना कि वैज्ञानिक समझ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा। और आपको खुद से बताना, मेरे से पहले आपको अपना आंसर बताना है, और ऑनेस्टी के साथ आप मुझे अपना आंसर बताइएगा। अब चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है। अब ये देखो, प्रतीक मतलब इमेजेस के माध्यम से, और कहीं पर भी आपको प्रतीक मिले, इमेज मिले, इसको रट लो चाहे जो कर लो, या सिंबल्स के माध्यम से बच्चा जो है वो सीख रहा है चीज़ों को सिंबल्स में, वो हमेशा प्री ऑपरेशनल में ही आता है। और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। डायरेक्ट भी पूछता है ना कि इमेजेस के यूजेस से, या फिर प्रतीक, सिंबल्स, ये सब प्री ऑपरेशनल में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर, मतलब मैं आपसे अभी मैं जैसे जस्ट एग्जांपल, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि डायमंड, तो आपके मन में तुरंत जो है ऐसे डायमंड का शेप जो है नजर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं एप्पल, तो आप तुरंत एप्पल के बारे में सोचने लगेंगे। मतलब कि बच्चों के सामने जो चीज़ प्रेजेंट भी ना हो, बट उसके नाम को सुनकर भी, जैसे कि बच्चे के सामने साइकिल नहीं है फिर भी उसने साइकिल शब्द सुनकर मस्तिष्क में क्या कर दिया, एक प्रतिबिंब बन जाता है, एक इमेज बन जाता है। और वो किस स्टेज में होता है? तो वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए, आनो है 3 अंकों की संख्याओं को
का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, ठीक है ना। 3 अंकों की संख्या है, मान लो 1 2 3, इसका जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। बट टीचर ने हेल्प करा तो उसको पता चल गया कि 3 2 5 होता है, 1 6 होता है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ये बहुत पूछा जा रहा है। ZPD जिसको बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। याद रखो ZPD कि आप जो है रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं ZPD। ZPD एक दायरा होता है कि इस दायरे तक बच्चा खुद कर लेगा और थोड़ा सा आप सपोर्ट देंगे तो इस काम को कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सीटेट का पेपर है, आप जो है 130 नंबर लेकर आना चाहते हो, बट आपके नंबर आ रहे हैं 90, मतलब ये आपका रियल डेवलपमेंट है और ये आपका है पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो मैं क्या करूंगी, आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे दूंगी। जैसे ही मैं सपोर्ट दूंगी तो आप 130 नंबर तक पहुंच जाएंगे। ये क्या होता है? ये होता है ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए, ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? जब भी ले वाइगोस्की का नाम याद है, इनके नाम में ही छिपा हुआ है स। ये क्या बोलते हैं? भाषा के माध्यम से। पियाजे ने क्या बोला है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। और वाइगोस्की ने बोला है कि भाषा और विचार इंटरडिपेंडेंट होते हैं और 2 साल के बाद से क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। इन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंस दी है। समाज के माध्यम से बच्चा सीखता है। ज्ञान के निर्माण का बच्चा जो है खुद एक्टिव है, मतलब वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, सक्रियता बोला है। और पियाजे का तो आपको पता है ना कि स्टेजेस में चलते हैं। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी, बट याद रखना डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो हम यहाँ बात करते हैं ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, तो वो है ज्ञान के निर्माण की सक्रिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, तो वो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? आप बताओ। आप इसलिए पढ़ाई करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको एप्रिसिएशन मिलेगा अपने टीचर से। आप इसलिए जो है घूमने जाते हो क्योंकि आपको स्कूल के द्वारा बोला गया है कि तुमको एक मतलब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और इसमें आपको 90 नंबर मिलेंगे, इसलिए आप कहीं पर जा रहे हो। मतलब कोई भी चीज़ आप केवल और केवल एप्रिसिएशन के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए कर रहे हैं। तो इसको कोलबर्ग के नैतिक विकास के ये किस चरण में है? तो ये होता है पारंपरिक, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल। इनकी 3 स्टेज है और 6 लेवल्स है, जो कि मैंने डिटेल में कराया हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो जाए और वो चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, प्रगतिशील कक्षा से क्वेश्चन जरूर आएगा कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसा होता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होता है जहां पर हर एक बच्चे को सीखने का समान अवसर मिले, जहां पर बच्चे को रटने पे बल ना दिया जाए, जहां पर आप हर एक बच्चे पर ध्यान दे रहे हो। आपने कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ है। स्टैंडर्डाइज का मतलब आपने कोई भी चीज़ फिक्स नहीं की है, आप उसको चेंज करते रहते हैं। उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जिसमें बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता है। कुल मिलाकर जिस क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, जहाँ पे शोर शराबा होगा, जहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्शन चलता रहेगा, टीचर जो है अपने आप को अथॉरिटी नहीं, एक फैसिलिटेटर है, वो बच्चों की सहायता कर रहा है। तो और प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? मैंने आपको क्लासरूम भी बता दिया। और प्रगतिशील शिक्षा भी क्या होता है? जिसमें सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। मतलब सीखने के लिए आप बस एक क्लास तक सीमित नहीं है। क्लास एक बंद जो पूरा क्लास है, इसमें एक टीचर, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, यहाँ तक कि आपकी लर्निंग नहीं होती है। समाज से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और वाइगोस्की में आपने पढ़ा ही होगा। तो सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। अब NEP से क्वेश्चन तो भर भर के आ रहा है, तो याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। बहुत से लोगों ने देखा है, उन्हें पसंद आया है, आप भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसके किस पर बल देती है कि हमारा जो भी एजुकेशन है, जो भी क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए ना। एकदम उसको आप रिजिड नहीं कर सकते हो। रिजिड का मतलब कठोर, फ्लैक्सिबल होगा ताकि आप कभी भी उसको उसमें मॉडिफाई कर सकें। तो लचीला बहुस्तरीय गतिविधि, गति आधारित अधिगम है। मल्टी लेयर उसमें है, ये नहीं कि आप कोई एक ही चीज़ पे बस पढ़ा रहे हो। मल्टी लेयर इसलिए भी किया जाता है अधिगम में, ताकि हर एक बच्चे के हिसाब से आप अपने जो टीचिंग लर्निंग है उसमें चेंजेस कर सकें। और हाँ, घर पे हम जब क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, सही हो रहा है। एग्जाम में थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर आपको टाइमर है ना, वो हमारे क्वेश्चंस को गलत कराता है। निम्न में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? अच्छा, ये क्वेश्चन ना इतना पूछा जाता है, बट बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैंने इसको कई बार बताया है। चलो एक बार और मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है
इंट्रापर्सनल। अच्छा, इंट्रा को इंट्रोडक्शन आप नहीं बोल सकते हो। देखो इंट्रा है, इंट्रा से ही तो इंट्रोडक्शन बना है। तो इंट्रा मतलब इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना, कहीं पर भी जाते हो तो आपसे लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन, अपना खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपने बारे में बताते हो। तो इंट्रापर्सनल में जहाँ पर आप खुद के बारे में सोचते हो, जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आप मन मन में ही सोचते हो कि मुझे इसके साथ ये करना है, इसने मेरे साथ ये धोखा किया है, या फिर इसने मेरे नोट्स ले लिए, मतलब आप खुद से ही बातें किए जा रहे हो। इंट्रापर्सनल में खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हो, कोई टॉपिक्स पढ़ के आप मन ही मन में करते हो। तो इंट्रा मतलब खुद के बारे में। और इंट्रापर्सनल में जहाँ पर आप दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरे के एटीट्यूड्स को, दूसरे के बिहेवियर्स को जानते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रा इंट्रोडक्शन से रिलेट करके पढ़ लो, और इंटर तो अपने आप कर लेंगे जब आपको एक याद होगा। तो इसमें इंटरपर्सनल की बात हो रही है, इसका मतलब दूसरों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल क्या होता है? ये होता है दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, अभी मैंने आपको बताया है। और खुद को समझने की क्षमता होती है इंट्रापर्सनल। और याद रखना, ये जो पेडागॉजी है ना, 60 नंबर्स, जिसके सीटेट में 30 में से 30 आ गए ना, समझ लो आप केवीएस के लिए एकदम। और इवन डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है उसमें 100 नंबर की पेडागॉजी आती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेडागॉजी, ये आपको हर जगह, और यही वाले ही पूछते हैं वहाँ भी। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगॉस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? आपको पता ही चल गया होगा, वाइगॉस्की ने भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि पहले जो है भाषा आती है, उसके बाद से विचार आता है। इसका उल्टा पियाजे ने बोला है, ठीक है। बट इन्होंने तो ये भी बोला कि 2 साल के बाद ये दोनों मर्ज हो जाते हैं ना, इंटरडिपेंडेंट होते हैं पहले भाषा और विचार, फिर बाद में मर्ज हो जाते हैं। बट पियाजे तो एकदम अड़ गए थे, नहीं विचार ही पहले आता है। आपने उनकी थ्योरी पढ़ी होगी। तो वाइगॉस्की के संरचनावाद में भाषा की बहुत इंपॉर्टेंस है। कहीं भी समाज संस्कृति आ गया तो उसको सीधे लगा देना वाइगॉस्की। और स्कीमा इस बार बहुत पूछा जा रहा है, पियाजे ने बोला है इसकी बात, ठीक है ना। परिकल्पना आपको पता ही है, जो इनका एसपीसीएफ जो फॉर्मल स्टेज है उसमें परिकल्पना बच्चा करने लगता है ना, हाइपोथेसिस। और इनाम व सज़ा, जहाँ पर बच्चे कोई काम इनाम व सज़ा के लिए करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा कोलबर्ग वाले में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? अब देखो, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड अ टीचर यूज टू एक्सेस चिल्ड्रंस लर्निंग? आप बच्चों के ना लर्निंग को एक्सेस कर सकें, इसमें से कौन सा टूल्स होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं। देखो, आप कक्षा में की गई अंतःक्रिया करेंगे, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन। एक बार इसका इंग्लिश में भी देख लो ताकि आपको, ये देखिए, क्लासरूम इंटरेक्शन में आप बच्चे को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। एक दूसरे में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। प्रोजेक्ट ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट आप स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता रहता है। पोर्टफोलियो में आपको पता है, ये पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक पूरी फाइल होती है, बच्चे का नाम, उसकी फैमिली, एड्रेस, सब कुछ इसमें होता है। सेल्फ असेसमेंट की आज मैंने जो है पियाजे पढ़ा, और रात में मैं चेक करूँगी कि मैंने अपना खुद का मैं असेसमेंट करूँगी कि मुझे पियाजे के जो 4 स्टेजेस हैं उसमें से कितना याद है। तो सब कुछ होता है ना इसमें, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसमें सारे ऑप्शंस राइट होंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है, और ये पॉजिटिव वर्ड्स भी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक ही पेपर में 2 बार आया ये। एनईपी के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? आप एनईपी करते हो, मतलब एनईपी के अकॉर्डिंग आप जो असेसमेंट करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, मूल्यांकन। देखो, इवैल्यूएशन एक होता है असेसमेंट, जिसमें हम आकलन करते हैं, एक होता है इवैल्यूएशन। तो ये जो इवैल्यूएशन है ना, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ये इसका मतलब होता है मूल्यांकन। असेसमेंट का ही हिस्सा होता है इवैल्यूएशन। असेसमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर आता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसका उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, विद्यार्थी का उसके तुलना में प्रदर्शन, कभी भी तुलना को एनईपी ने प्रमोट नहीं किया है। विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव, ताकि उसकी असफलता की पुष्ट, हम कभी भी बच्चे के फेल्योर को नहीं देते, इवन हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि हम किसी को पास फेल करें। विद्यार्थी को रटने की क्षमता की जानकारी ये भी नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है एक क्लास के अंदर और क्लास के बाहर उसको कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे उसको सहायता दी जा सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? समावेशन का मतलब इंक्लूसिव। बहुत से लोग समावेशन समावेशी को ना अलग अलग समझते हैं। देखो ये एक समझ लो, ये हिंदी के ही वर्ड्स को अलग अलग बनाया है। समावेशन का मतलब क्या होता है? समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। नॉर्मल बच्चा, स्पेशल बच्चा, बहुत तेज बच्चा, कमजोर बच्चा, डिसेबल बच्चा, सबको एक साथ एक क्लासरूम में आप एजुकेट करते हो, सो दैट किसी को ये ना लगे कि हम अलग हैं या वो अलग है, मैं कमजोर हूँ वो तेज है, इसलिए सबको एक साथ पढ़ाते हैं। बट इसमें बाधक क्या है, बैरियर क्या है, ये पूछ रहा है। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। अभी मैंने बोला कि समान होना चाहिए, सम्मान पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि आप किसी डिसेबल बच्चे को, किसी तेज बच्चे में अगर आपने किसी को ज़्यादा अप्रिशिएशन दे दिया तो दूसरा बच्चा समझेगा ना कि मेरे में कुछ कमी है, इसीलिए हम करते हैं कि ये सम्मान पर आधारित है, तो पॉजिटिव है। दूसरा है कि सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। देखो केवल आगे, अभी मैंने बोला ना समावेशन का मतलब है सभी के लिए, ये केवल वर्ड यहाँ पर गलत है जो कि बाधक है, ये राइट हो गया। बाकी तो सब सही है, क्योंकि आप ये कोशिश करते हो ना कि सभी की भागीदारी हो, सबको मौका मिले, प्लस विद्यार्थियों को उनके जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आप समर्थन दे रहे हैं, व्यक्तिगत लक्ष्यों को, क्योंकि हर इंसान का लक्ष्य अलग अलग होता है। तो बाधक इसमें क्या है कि आपने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया है, या फिर आपने केवल कुछ विद्यार्थियों को ही टारगेट किया है, ये बाधक होगा। ये देखिए, निम्न में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? अब बाधा की बात आ रही है, देख लो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। बाधा मतलब इन चारों में से ना कौन सा जो हाशिए, हाशिए क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड का मतलब जैसे कि आप अगर यहाँ पर भी देख लीजिए, मार्जिनलाइज्ड मतलब कि अगर आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर एजुकेशन अच्छा ना हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी ना हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप उस जगह को छोड़ के एजुकेशन के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जो हैं दिल्ली में, कोटा में शिफ्ट हो जाते हैं अपने गाँव को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के एजुकेशन को अच्छा चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड। और मार्जिनलाइज्ड के केस में ना अगर आप अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, भेदभाव किया जाता है कि आप तो यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, आप बंगाली हैं, मराठी हैं, ऐसा होता है। तो पॉजिटिव भी कुछ इसमें है, कुछ नेगेटिव भी है, तो हमको तो बैरियर पे फोकस करना है। तो देखो बाधा क्या उत्पन्न करता है, बाधा देखो शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने का अवसर, सामाजिक वर्तिकाग्र। अभी मैंने बताया बाधा यही उत्पन्न करेगा ना कि आप अलग समाज से आ रहे हो। देखो शैक्षिक स्थान तक पहुंच के लिए तो आप जाते ही हैं, अधिकारों में समता तो रहेगी ही, चाहे आप कहीं पर भी जाए, क्योंकि ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना कि सबका शिक्षा का अधिकार है, तो उसमें तो कोई चीज़ें चेंज आएंगी नहीं। भाग लेने का अवसर भी, कोई फॉर्म निकलता है तो ऐसा तो कोई ग्रुप आके नहीं कहेगा कि आप नहीं भाग ले सकते हो। बहुत से लोग हैं जो राजस्थान में हैं बट वो यूपी का फॉर्म भरते हैं, यूपी वाले राजस्थान में भरते हैं, तो अवसर भी समान है। सामाजिक वर्तिकाग्र जो है बस यही एक बाधा उत्पन्न करता है। और आप समझ गए होंगे क्यों उत्पन्न करता है, सोशल स्टिग्मा, क्योंकि आप कहीं और जब शिफ्ट जाते हैं ना तो वहाँ के लोग ही सोचते हैं कि अरे ये तो वहाँ से आए हैं, वो तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना हमारे मन में भी आती रहती हैं। अब ये देखिए, इस बार डिसेबिलिटी से क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से, देखो लिखने की बात आ रही है और मैंने हमेशा बताया है डिस्ग्राफिया, ग्राफ से याद रखो, आपने बहुत ग्राफ बनाए होंगे जिसमें आप ऐसे ऐसे मैथ्स में ग्राफ बनाते थे ना, तो लिखने से संबंधित है, ठीक है ना। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, तो इसमें क्या था, लिखने। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी आज की क्लास, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो छूट ही गया, हाँ ये देखिए, निम्न में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा, देख रहे हो आप, बाधा बैरियर, यही चेंजेस होंगे आपके एग्जाम में। जैसे किसी शिफ्ट में ना केवल नहीं नहीं पूछा था, क्या पता आपके में केवल बाधा बाधा वाला क्वेश्चन पूछ दे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो अभी से। तो जो श्रवण विद्यार्थी हैं जिनको सुनने में दिक्कत आ रही है ना, उनके सफल समावेशन में, मतलब उनको अच्छी तरह एजुकेशन में क्या चीज़ें जो है ना वो बाधा उत्पन्न कर रही हैं, बैरियर है। सबसे पहले विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दो, तो ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, मतलब एक तो उनको सुनने में दिक्कत हो रही है बट वो बोल तो लेंगे ना, तो परीक्षा के बजाय आप क्या कह रहे हो, लिखित परीक्षा में दें। या फिर बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर तद कार्यों को निर्देश दें, मतलब जिसमें ऑडियो होता है, तद कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। अच्छा आप खुद से सोचो, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी निकाल सकते हैं। देखिए श्रवण विद्यार्थी है, ठीक है,
श्रवण विद्यार्थी, श्रवण विद्यार्थियों की सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। इन चारों में से कौन सा अभ्यास? तो आप पहला देखिए कि विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दे। इसमें क्या आपको लगता है कोई बाधा उत्पन्न होगा? विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे दें, ये होगा। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर तद कार्यों का निर्देश रखें या फिर तद कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। अब आप इन दोनों में भी बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत से लोग, एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, इस बार कुछ क्वेश्चंस में गलती आ रही है तो एक बार हिंदी इंग्लिश ना ऊपर नीचे करके देखना। अगर आपको इंग्लिश में कोई ऑप्शन सही लग रहा है तो वही लगाना, क्योंकि हिंदी में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए वो नंबर इसी पे देंगे। तो मैं अगर आपको बोलूँ ना कि इसमें बैरियर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हिंडर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स, तो इसके लिए क्या इनका हिंडर है, मतलब बाधा है, तो वो है गिव स्टूडेंट्स रिटन रादर देन ओरल टेस्ट। मतलब आप जो है ओरल टेस्ट के कंपेयर में क्या कर रहे हो, रिटन दे रहे हो, तो यही इसका बाधा होगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? प्रतिभावान विद्यार्थी क्या होता है? एक होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, एक होता है क्रिएटिव चिल्ड्रन। अगर आप देखो, ये गिफ्टेड और एक होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एक तो होते हैं ना जिनका IQ बहुत अच्छा होता है, एक जो जिसे हम प्रतिभाशाली बोलते हैं, क्रिएटिव बच्चे, ये दोनों अलग होते हैं। याद रखना, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना उनका दायरा बढ़ जाता है, वो केवल एक तरह से चीज़ें को नहीं सोचते हैं। जैसे कि इनको क्या ना, अगर आप कोई बहुत आसान काम दे दोगे ना क्रिएटिव बच्चों को तो बोर हो जाते हैं। और प्रतिभाशाली का मतलब आपका IQ तो अच्छा है, जैसे कि आप सब्जेक्ट में जो टीचर ने आज पढ़ा दिया आप एकदम वो चीज़ फॉलो करते हैं, बट क्रिएटिव बच्चे फॉलो नहीं करते, वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो आप बताइए प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ होती है, जिज्ञासा की कमी होती है, सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, जो गिफ्टेड, यहाँ पर आप खुद देखिए गिफ्टेड बच्चे लिखे हैं ना, गिफ्टेडनेस बच्चे, ये क्या करेंगे ना, चाहे ये आसान काम, ये नहीं, आसान कोई काम दे दो तो ये नहीं करेंगे उस चीज़ को। धीमी समझ इनकी होती नहीं, ना ही जिज्ञासा, इवन इनकी तो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है, क्यूरोसिटी ये बच्चे होते हैं। तो इनकी विशेषता कौन सी है? सोच में सटीकता की आवश्यकता। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और जो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए, नीड फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग, सोच में क्या होती है? सटीकता की आवश्यकता होती है, ये होता है। अब जो जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा होगा उसकी सोच में सटीकता तो होगी ही ना, कंपेयर टू दूसरे बच्चे जो बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, जैसे आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत तेज़ी से, अगर आपकी ट्रेनिंग वगैरह हुई होगी, टीचर की ट्रेनिंग, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना दिन भर आते ही रहेंगे कि मैम होमवर्क दे दीजिए, मैम ये पढ़ा दीजिए। आपने देखा होगा ये BTC वगैरह में, DLED वगैरह में हमारी जब ट्रेनिंग होती थी तो उसमें ऐसा बच्चे करते थे, और कुछ बच्चे एकदम आराम से बैठे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे क्लास में ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। 20 में से बताना आपके कितने नंबर आए हैं, क्योंकि अगर जिसका भी 20 में से 20 आ गया ना तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो भी मैंने कराया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी जनवरी शिफ्ट का है, दिसंबर भी नहीं, जनवरी शिफ्ट में। क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि दिसंबर का पेपर ईजी आया है, जिसका पहले हो जाता है उसका ईजी रहता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको टफ वाले ही क्वेश्चन आपसे कराते हैं। तो ऐसी क्लास आती रहेंगी और आपका पेपर 100% क्लियर होगा। खुद पे भरोसा बनाए रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।